हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2024 के पॉलिटी सेक्शन पर डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पे यूपीपीसीएस प्री जीएस 2023 के पॉलिटी सेक्शन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग बेहतर तरीके से समझ लें कि पॉलिटी के क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो बेहतर होगा आपको टॉपिक कवर करने में। ठीक है, और हालांकि वीडियोस भी बहुत ही कम ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सप्लेन कर सकें कि कोई एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया, बस आपको वही फिनिश करना है, तो उससे रिलेटेड सिर्फ एक वीडियो में सारी डिस्कशन हो। ठीक है, अच्छा 2023 के पेपर में स्टार्टिंग से ही पॉलिटी के क्वेश्चन आने लगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चनों का डिस्कशन हम लोग इस वजह से कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि कौन से टॉपिक पढ़ने ही हैं और कौन सी जो चीजें आएंगी वो आपको छोड़ देना होगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। जैसे कि उन्होंने पूछा संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, भाग नंबर 8, मतलब कि गलत बताना है आपको। ठीक है, कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 10। ठीक है, और सी अधिकरण। अब ये सब आप लोग समझ जाएंगे कि अधिकरण का मतलब क्या होता है, भाग शायद 11। ठीक है, और डी राजभाषा। ठीक है, भाग 60 70। ठीक है, तो अब मेरा मोटिव ये है आपको ये क्वेश्चन डिस्कशन करने का, ये नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। मोटिव मेरा ये है कि ये क्या चीज है, भाग 8, भाग 10, भाग 11, भाग 17। इसका मतलब हमें पॉलिटी से वो पोर्शन भी पढ़ने पड़ेंगे जो इनसे रिलेटेड हो। मतलब कि आपको ये पढ़ना होगा कि हमारा जो संविधान है कितने भागों में बटा हुआ है। ठीक है, और उन भागों के तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप बता पाएंगे कौन सा भाग किससे संबंधित है। ठीक है, हालांकि हमारे संविधान को 25 भागों में बांटा गया है, तो कौन सा भाग किससे संबंधित है ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मतलब कि वो आपसे आर्टिकल 324, 315, 280 और 338 पूछा है। कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा संबंधित है, वित्त आयोग से कौन सा संबंधित है, लोक सेवा आयोग से कौन सा संबंधित है और निर्वाचन आयोग से कौन सा संबंधित है। इसका मतलब आपको यहां तक के भी आर्टिकल पढ़ने होंगे। हालांकि वो मैं बता दूंगा, इतने सारे आर्टिकल हैं, उनमें से कौन से आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रमों में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है,
कौन सबसे पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन सा आया। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पूछा है ए प्रारूप समिति की नियुक्ति, समिति की नियुक्ति, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कब हुई। ठीक, प्रारूप समिति क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने समितियों का भी डिस्कशन किया था, फिर समितियां पूछी जा रही है। इसका मतलब जो भी हम डिस्कशन करेंगे उन समितियों को जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ समितियां हमने डिस्कशन करी हैं, वो तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सारे वीडियो से देख लीजिए। फिर वो पूछ रहा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया। सी, भारतीय संविधान को प्रवर्तित होने की तिथि, इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। ठीक है, कमेंसमेंट, इसको प्रवृत्त का मतलब होता है कमेंसमेंट। ठीक है, लागू करना और कमेंसमेंट करना अलग चीज होती है। जब आप ये पॉलिटी पढ़ेंगे तब जाके आप इन चीजों को, इन वर्ड्स को समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कमेंसमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है, तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो चीजें दी, एक अभिकथन दिया है और एक कारण दिया है। अभिकथन क्या कह रहे हैं, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश, अगर आपको किसी भी राज्य की सीमा बदलनी है, ठीक है, किसी भी तरफ से, सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। इनका पूछने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति किसी मतलब कि राज्य की सीमा संबंधित कोई मुद्दा विधानमंडल को देता है तो एक समय सीमा निर्धारित कर देता है, उसी में ही उसको आपका सुझाव चाहिए होते हैं, निर्णय चाहिए होता है। कारण क्या, एक तो एक अभिकथन है और एक रीजन है। कारण क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति को उस राज्य में विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये बात सही है कि नहीं, ये आप बताएं। ठीक है, राज्य विधानमंडल जो भी प्रस्ताव रखेगा वो राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर पढ़नी होगी पॉलिटी से। बात करो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, नंबर 1, उस उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि मान्य होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो मान्य होते हैं। या दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य नहीं होते। ठीक है, मान्य होते या मान्य नहीं होते, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। मगर मेन मुद्दा यह है कि आपको उपराष्ट्रपति की सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, जो आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, प्रथम महिला स्पीकर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आंसर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं।
ये बात समझ लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी सही सुमिलित नहीं? जैसे कि इन्होंने ए दी है, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये तीसरी अनुसूची में है या नहीं है? अच्छा, बी क्या पूछ रहा है? 8वीं अनुसूची, ठीक है। सी क्या पूछ रहा है? 9वीं अनुसूची। डी क्या पूछ रहा है? 10वीं अनुसूची। इसका मतलब आप जब पॉलिटी पढ़ें तो आपको सारी अनुसूचियां मालूम हो और उनके तहत क्या क्या चीजें हैं वो भी मालूम होनी चाहिए। पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि अनुसूचियां कितनी है हमारे संविधान में, ठीक है, वो है 12, और उनके विषय में आपको पढ़ना होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? ठीक है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में, एकदम स्टार्टिंग में, किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य, किस अवधि के लिए, ठीक है, सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। कितने वर्ष के लिए? 5, 10, 15, 20, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है, एक कारण है। अभिकथन क्या है? राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है या मतलब कि राष्ट्रपति संसद का भाग है या नहीं। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। क्या ये बात सिद्ध करती है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है? ठीक है, तो इसका मतलब आपको राष्ट्रपति और संसद दोनों पढ़नी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? संघ वित्त आयोग, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा, या पहला तो क्या कह रहे हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन का मतलब क्या? रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रतिवेदन, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, जहां ना सुनना है तुरंत इंग्लिश। इस वजह से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान अंग्रेजी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपना। तो अंग्रेजी इस लेवल के लेके चलिएगा कि बाई चांस हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश में समझ सके आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्या कहता है? नीचे उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय
नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकते। रिट क्या होती है, क्या नहीं होती है, उच्चतम न्यायालय के क्या कार्य होते हैं, संविधान के प्रति संरक्षण देती है, नहीं देती है, क्या है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटी में आपको उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला स्तर की न्यायालय, इस तरीके के सभी मुद्दे आपको पढ़ने होंगे। और रिट क्या होती है, जैसे कि कथन एक क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का उपयोग कर सकता है। रिट क्या होती है और किस प्रकार कर सकता है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मतलब कि संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ना होगा आपको पॉलिटी में। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता रखता हूं, मीन्स आप कैसे क्वालिफिकेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका मतलब महान्यायवादी और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में कंपैरिजन। ठीक। 13 क्या कहता है, राज्य में, भारत के एक राज्य में विधान परिषद, मतलब क्या आपको विधान परिषद भी पढ़नी होगी, क्या कार्य होते हैं, कैसे गठित होती है। विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक विधान परिषद में, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक विधान परिषद उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। किसी भी विधान परिषद में विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 से अधिक सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते। इसका मतलब आपको विधान परिषद और विधान सभा पढ़नी होगी। ठीक। पॉलिटिशियन। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। दूसरी कंडीशन कम से कम 40 सदस्य। ठीक। ये कंडीशन होती है कि नहीं होती ये आपको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 14, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह रखा है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो उसको उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रख के पढ़िएगा। कभी किसी भी सब्जेक्ट से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी आप पढ़े कोई भी सब्जेक्ट, अगर उत्तर प्रदेश सब्जेक्ट में कहीं पे आ जाता है किसी मैटर को लेके या किसी फैक्ट को लेके, तो वो जरूर पढ़े, ढूंढ के पढ़ेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला एक, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित है, 31। ठीक है, क्या ऐसा है। नंबर 2, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। क्या ये सही है कि गलत। ठीक। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। संसद के सचिवालय में, इसका मतलब आपको सचिवालय भी पढ़ने होंगे।
ठीक है, कौन कौन से सचिवालय होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, सचिवालय पदों के संदर्भ में कौन से करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए, प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। नंबर 2, संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। संसद को किसी भी सदन के सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित, ठीक है, करने का अधिकार होता है। रेगुलेट, जिसको आप रेगुलेट कहते हैं, ठीक है, जैसे गैस का रेगुलेटर होता है उसको रेगुलेट करते हो, वैसे क्या संसद के पास ये शक्ति है, या आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इस हाँ या नहीं ये हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, सही गलत, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ग्राम सभा, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन से सत्य नहीं है। पहला, ए, इसके कार्य और सत्य ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, ठीक है, मतलब कि समानता की बात कर रहा है। जैसे ग्राम सभा ग्राम स्तर पर काम करती है, वैसे राज्य व्यवस्थापिका राज्य स्तर पर काम करती है। क्या ऐसा है। बी क्या कह रहे हैं, इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ग्राम सभा का पता कीजिएगा, यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पॉलिटी से ग्राम सभा पढ़ना होगा अच्छी तरह से। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत सीरियल पे मत चले जाइएगा, पंचायत टॉपिक है, ये जरूर पढ़िएगा पॉलिटी में। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन, राज्य व्यवस्थापिका, ए, बी राज्य निर्वाचन आयोग, या सी भारत का निर्वाचन आयोग, या डी पंचायती राज आयोग। कौन रेगुलेट करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है, समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। क्या क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन, ठीक है। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि समितियां जरूर पढ़िएगा, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो समितियां तो कहीं पे आप लिख लीजिए, वो समितियां जरूर पढ़िएगा। और ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जो कि पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। पंचायती राज आपको पढ़ना होगा पॉलिटी से, इस तरीके की समितियां भी पढ़नी होंगी आपको पॉलिटी से, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या ऐसी सिफारिश करी थी अशोक मेहता ने, अशोक मेहता समिति ने। पॉइंट नंबर 2, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। क्या ऐसा अशोक मेहता समिति ने कहा था, ठीक है, रिकमेंडेशन क्या थी। पॉइंट नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय
फिर न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये टॉपिक जरूर पढ़िएगा अच्छे तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला स्तरीय न्यायालय। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक न्यायाधीश के त्याग पर संबोधित होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। ठीक है, किसको त्याग पर संबोधित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश पद देता है तो किसको देगा। ठीक, 20 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 20 कुछ अनुच्छेद है स्टार्टिंग के जो आपको एक एक अनुच्छेद बिल्कुल क्लियर पता हो, मीन्स 1 to 51 तक एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए और एकदम क्लियरली पता होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत क्या क्या प्रावधान है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। ए, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, या बी, दोहरे दंड की धारा होने से निषेध, या सी, यातना के विरुद्ध निषेध, या डी, प्रयोक्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये वर्ड आपको मिलेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, प्रयोक्तर विधि। ठीक, ये इस तरह के वर्ड जरूर देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं, आर्टिकल मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। जब मैंने आर्टिकल 1 से 51 तक कहा तो ये सब आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों, नीति निर्देशक तत्वों, ठीक है, तथा मौलिक कर्तव्यों, मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, दोनों का एक भाग है। सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, ए, बी, पर्यावरण का संरक्षण, सी, उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, सी, और डी, समान नागरिक संहिता। क्या दोनों के एक भाग है। ठीक है, कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग, तो ये आपको जरूर पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, संसद की संयुक्त बैठक। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक जरूर पढ़िएगा पॉलिटी से। कभी कभी आपको लगेगा बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्टों से हैं, मगर लगेगा कि कैसे डिवीजन करेंगे कि ये क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है कि पॉलिटी का है या किसी अदर सब्जेक्ट से को रिलेट कर रहा है। आपको जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस से पता चल जाएगी। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, किससे पूछा जा रहा है आपको सिर्फ आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथनों में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट क्या कह रहा है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। ठीक है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। क्या ऐसा है, या दो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। क्या ऐसा है, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। चल ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। जब आप पॉलिटी पढ़ें तो ये टॉपिक्स
जरूर देखें। बाकी आप टॉपिक छोड़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इन टॉपिक को जरूर पढ़िए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।